एवरीवन, इन दिस वीडियो अपन ये डिस्कस करने वाले हैं कि नीट 2026 की जो बायोलॉजी थी वो किस लेवल की थी और नीट 2027 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। इस वीडियो में अपन कवर करेंगे चैप्टर वाइज वेटेज, यूनिट वाइज वेटेज, की फीचर्स इस बार के बायो सेक्शन के एंड नेक्स्ट रिलेटेड टिप्स और क्यों बायोलॉजी इजी थी इस बार और आगे बायोलॉजी कैसी हो सकती है। आइडियल स्कोर्स भी अपन देखेंगे इस बार की किस रेंज में अगर आपके स्कोर है बायोलॉजी में तो आप एक मास या बल्क ऑफ स्टूडेंट से आगे। क्वेश्चन कोड 14 के हिसाब से लिखे हुए हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड की जो यूनिट है इस मार्क के एनिमल किंगडम से 5 क्वेश्चन आए हैं और बाकी तीनों चैप्टर से एक क्वेश्चन आए हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाली यूनिट से फ्रॉग से इस पर 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। टिश्यूज वगैरह से और कॉकरोच से नहीं आए हैं। एनाटॉमी और फ्लावरिंग प्लांट से 2 और मॉर्फो से 4 क्वेश्चन आए। सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस वाली यूनिट से सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में से आपके सामने 4 क्वेश्चन है। बायोमोलिक्यूल में 5 है और सेल साइकिल में 1 क्वेश्चन है। यूजुअली सेल साइकिल में ज्यादा आते हैं, इस बार 1 ही आया। प्लांट फिजियो में, फोटोसिंथेसिस में 3, रेस्पिरेशन में आपके सामने 2 ही क्वेश्चन है और प्लांट ग्रोथ में अगेन 3 क्वेश्चन है। ह्यूमन फिजियो में ओवरऑल 12 क्वेश्चन है जिसमें ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स और लोकोमोशन में 3-3 सवाल है, जबकि बाकी की एक्सक्रीटरी और न्यूरल और केमिकल वाले चैप्टर्स में 1-1 क्वेश्चन है। फिफ्थ की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से 3, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 3 और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 2 क्वेश्चन है। जेनेटिक इवोल्यूशन सबसे ज्यादा बड़ी जो यूनिट आई क्वेश्चंस के बेसिस पर, इसमें 6 क्वेश्चंस है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस से एमबीआई से 5 क्वेश्चंस और इवोल्यूशन से 3 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने आए हैं। इसके अलावा बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर से देखें दोनों चैप्टर से 2-2 क्वेश्चंस है और बायोटेक से आपके सामने 4 क्वेश्चंस है प्रिंसिपल प्रोसेसेस से और 3 क्वेश्चंस एप्लीकेशंस। इकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपका रहा है इस बार बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है, जिसमें से 4 क्वेश्चंस आए हैं और इसके अलावा ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन से 3 और इकोसिस्टम से भी 3 क्वेश्चंस आए। तो ओवरऑल चैप्टर वाइज देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जिस चैप्टर से आए वो है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से आए काफी क्वेश्चंस, प्लांट मॉर्फो से क्वेश्चंस आए हैं, बायोमोलिक्यूल से और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं एंड एनिमल किंगडम से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। यूनिट वाइज अगर वेटेज की अपन बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट आपकी बन जाती है वो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसमें 14 क्वेश्चंस इस बार आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी एज एक्सपेक्टेड 12 क्वेश्चंस इससे आए हैं और इकोलॉजी इस बार थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चंस आए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट यूनिट बन जाती है। इसके बाद 10 क्वेश्चन आपके सेल बायोलॉजी से आए हैं और बायोटेक से सिर्फ 7 है और बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर से केवल 4 क्वेश्चन है। बाकी बचे हुए यूनिट से 8-8 क्वेश्चन है। तो सबसे 4 इंपॉर्टेंट यूनिट आपकी जो बनती है जो कि मैक्सिमम वेटेज कवर करती हैं वो है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी एंड आपका ह्यूमन फिजियो। इनसे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये अगर आप ढंग से करते हैं फोकस्ड तरीके से तो यू कैन स्कोर अ बिग चंक ऑफ दी मार्क्स। तो ओवरऑल अगर मैं नीट की बात करूं इस बार की तो 90 में से क्लास 11th में से 46 क्वेश्चंस थे और क्लास 12th में से 44 क्वेश्चंस थे। हम दोनों में से ऑलमोस्ट इक्वल परसेंटेज रहा है क्वेश्चंस का। तो वेरी हाई वेटेज वाले चैप्टर्स कौन से हैं? इनहेरिटेंस, बायोमोलिक्यूल, एमबीआई, एनिमल किंगडम। नॉर्मल हाई वेटेज में आपके सामने मॉर्फो, सेल, बायोटेक, प्रिंसिपल प्रोसेसेस, बायोडाइवर्सिटी और इवोल्यूशन वाले चैप्टर्स हैं। इवोल्यूशन से 3 क्वेश्चंस हैं। ह्यूमन फिजियो के चैप्टर्स और इकोसिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इन सबसे 3-3 क्वेश्चंस रहे हैं, तो ये भी मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 और 1 क्वेश्चन वाले चैप्टर्स। तो कुछ इस तरह का चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन रहता है। इस बार का पेपर इजी मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, सभी कह रहे हैं मतलब इजी इसलिए था क्योंकि इस बार एक तो ना अधिकतर क्वेश्चन ऐसे थे जिनके आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे, एक ऑप्शन से आप आंसर को सॉल्व कर सकते थे, ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन थे। डायग्राम इस बार के पेपर में नहीं आया। ऐसे 2 क्वेश्चन थे जिनके टॉपिक सेम थे, मतलब 2 टॉपिक्स वाले 2-2 क्वेश्चन के सेट्स थे। एक आपका सिकल सेल एनीमिया पर 2 क्वेश्चन आए थे और हनी बी सेक्स डिटर्मिनेशन पर भी 2 क्वेश्चन आए थे और दोनों नियरली काफी क्लोज थे। जेनेटिक्स के बहुत ही इजी पॉइंट्स आए हैं। ओवरऑल सिलेबस में से सिंगल डीप क्वेश्चन आपके एक भी नहीं है, कोई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, असर्शन रीजन क्वेश्चन नहीं आया और ऐसा आता है कि नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट चूज करो, नंबर ऑफ इनकरेक्ट चूज करो, ठीक है, वो भी क्वेश्चंस नहीं आए और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या नीश एग्जांपल्स नहीं आए बहुत ही। और जो आपका है हाईली फैक्चुअल से ना होकर आपका पेपर रेगुलर जो जिनको हम इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आए, मतलब बहुत ही अलग तरीके पोर्शन से एनसीईआरटी के नहीं आए, जो एक्सपेक्टेड रहते हैं हमेशा वही क्वेश्चन इस बार आए हैं। ओवरऑल बायोलॉजी सुपरफिशियल थी। अगर आपने एनसीईआरटी को नॉर्मली भी पढ़ा है, बहुत डीप नहीं पढ़ा है, याद अच्छे से किया, मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है और आपके लैंग्वेज स्किल्स वगैरह बढ़िया थे तो आपका पेपर अच्छा गया होगा। कोर्स अगर मैं बात करूँ तो 50-60 के बीच में कंसिडर कर लो कि बेस्ट ऑप्शन है भाई। 330 के आसपास है तो ठीक है, गुड है। 320 तक है तो थोड़ा कम की कैटेगरी में आएगा और अगर 300 के आसपास है तो कम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के इसके अराउंड नंबर आए होंगे। तो ये 2026 के पेपर की बात होगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि क्या आपको लेसन लेना चाहिए, क्या आपको वो पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए 2027 के लिए, तो सबसे पहली चीज तो आपने अभी तक ये तो देख लिया कि पेपर इजी क्यों था, उसमें क्या चीजें नहीं थी ये आपको पता होनी चाहिए। डायग्राम्स नहीं थे तो आपको इन पे भी फोकस करना है, क्योंकि इस बार ये नहीं थे। अब एनटी क्या करता है, बिल्कुल सेम पैटर्न ना रख के अगर एकदम से अनप्रेडिक्टेबल पेपर कर दे तो इन्हीं चीजों पे आएगा ना। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि क्या नहीं पूछा गया है, कौन से पैटर्न से क्वेश्चन के जो नहीं पूछे गए। तो डायग्राम, साइंटिस्ट डेटा, यूनिट वाले इंट्रोडक्शन के पेज, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत कम आए, असर्शन रीजन नहीं आया, ये नंबर ऑफ करेक्ट इनकरेक्ट नहीं आया, ठीक है, सेलेक्टिंग द नंबर ऑफ करेक्ट और इनकरेक्ट एग्जांपल बॉक्स वाले क्वेश्चंस नहीं आए, हार्ड सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आए लेकिन इजी थे, इवेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे बहुत ज्यादा, और ट्रू फॉल्स के नहीं थे, डीप क्वेश्चन नहीं थे, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं थे, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी नहीं थे और बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स मेंशन किए हैं
वैसे क्वेश्चन नहीं थे। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि अगली बार इन केस थोड़ा सा बिल्कुल जैसे 25 और 26 के पेपर में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, तो एकदम से 26 और 27 वाले पेपर में भी अगर पैटर्न में इरेगुलरिटी आती है तो क्वेश्चंस यहीं से इस तरह के पैटर्न से आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, वैसे ग्रॉसली अगर आप देखोगे तो 25 की बायो हाईएस्ट थी मुश्किल, फिर 23 की, फिर 26 की, फिर 24 की, अगर बेसिकली कुछ लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो। जैसे 26 में थोड़ा एकदम से इजी आएगा, 25 में एकदम बहुत हार्ड थी, लैंग्वेज वाइज हार्ड थी काफी, पैटर्न बहुत हार्ड था और लेंदी थे। तो वैसे हो सकता है 27 में भी आपको एब्रप्ट चेंज देखने को मिले, तो जो भी चेंज होगा वो इन्हीं पैटर्न्स पे आएगा, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखो जब आप 27 नीट पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। यूनिट वाइज अगर मैं बात कर दूं तो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो हमेशा रहती वही थी, थोड़ा और इकोलॉजी पर ज्यादा फोकस था इस बार। ठीक है, तो इकोलॉजी हो गई आपकी, और जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन हो गया, और सेल बायोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये 4 यूनिट्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। मतलब बेसिकली अगर आप ये जो मैंने यूनिट्स के नाम लिए इनको अच्छे से कर लोगे तो 55 लगभग क्वेश्चन इस बार आए हैं इनसे, प्लांट फिजियो, ह्यूमन फिजियो, जेनेटिक, इकोलॉजी और सेल बायोलॉजी एवोल्यूशन के साथ। तो 55 क्वेश्चन सिर्फ इन 5 यूनिट से, यानी अराउंड कितने 15 से 16-17 चैप्टर्स, और इनसे आपके जो है 220 आउट ऑफ 360 मार्क्स सिर्फ इतने ही पोर्शन से था। और 30% टोटल स्कोर का 30% सिर्फ और सिर्फ 10-15% सिलेबस सारा है आपके नीट के ओवरऑल 720 में से अगर मैं बात करूँ तो। इसीलिए ये चीज मैटर करती है कि आप सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उनको एक्स्ट्रा फोकस दें। ठीक है, तो अगर नीट का 2027 का पेपर जो है हार्ड करना होगा, बायोलॉजी सेक्शन की बात करूँ तो उसमें सबसे ज्यादा चीजें पैटर्न ही चेंज किया जाएगा। आउट ऑफ एनसीईआरटी आजकल एनटीएफ नहीं जाएगा, 2016 के बाद से इतना आउट नहीं होता है, वो एनसीईआरटी के अंदर रह के लैंग्वेज हार्ड करते हैं, फिर क्वेश्चन को लेंदी करते हैं, पैटर्न्स जो है बहुत ट्रिकी बनाते हैं। तो ये चीज होगी, बहुत ज्यादा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, आपको अच्छा से डायग्राम का एनालिसिस करना आना चाहिए, डीप रीडिंग करनी पड़ेगी, लैंग्वेज स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऑल पॉसिबल एमसीक्यू पॉइंट्स आपको एक चैप्टर में कवर करना होता है, थोड़ा सा उसके आसपास के टॉपिक्स होता है उनका ध्यान रखना होता है। ठीक है, थोड़े थोड़े आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी देखने पड़ते हैं। तो इस तरह से आपको जो है अगर आप पढ़ोगे तो आप नीट 2027 में चाहे बायोलॉजी सेक्शन इजी आए या मॉडरेट आए या हार्ड आए, आप हर लेवल के लिए प्रिपेयर करके चलोगे। ठीक है, क्योंकि इस बार इजी आ चुका है तो चांसेस है कि अगली बार थोड़ा मॉडरेट या हार्ड ही लेवल की आएगी। तो इस तरह की जो एक चैप्टर को पढ़ने की जो तरीका है कि सारे डायग्राम्स अच्छे से, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा वो चीज आपको जल्दी से ज्यादा एमसीक्यू पॉसिबल एमसीक्यूज पे फोकस करेंगे। मैंने एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, इस पर एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप इसको देख सकते हो, क्योंकि मैंने इसी जो मैंने यहाँ पे लिखे इन्हीं वे ऑफ लर्निंग से मैंने किया है इनको। ठीक है, तो यू कैन चेक दिस, 1 घंटे में मैंने यहाँ पे सारा पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कवर कर दिया है, 1 से 1.5 घंटे में। और इवन इफ यू रीड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो भी आपको बहुत अच्छा बेस मिल जाएगा। तो आप इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, आई बटन में आ जाएगी। नहीं, आपसे डिस्कस करना था नीट 2026 के पेपर पे बेस्ड आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए 2027 के लिए। ठीक है, इफ यू आर 2027 एस्पायरेंट टू टेल विच चैप्टर टू स्टार्ट इन बायोलॉजी। ये नेक्स्ट वीडियो अगर मैं बनाऊँ किसी चैप्टर पर तो वो कौन सा चैप्टर होना चाहिए, डू कमेंट डाउन। फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर्स पर भी वीडियो बनाऊंगा आफ्टर वी कवर अप considerable part in biology. Okay, so what video do you want next? Do comment, and thanks for watching.